आज हम करेंगे गवर्नमेंट बजट का पार्ट टू। तो पहले हम गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, उसका कंपोनेंट्स की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, ये सब देख चुके हैं। और इस जो सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे डेफिसिट। किसका डेफिसिट? गवर्नमेंट बजट के अंदर जो डेफिसिट मतलब क्या होता है? डेफिसिट मतलब होता है घाटा, कि सरकार को कितना घाटा होता है। देखो क्या होता है कि सरकार की जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, अगर मान लो सरकार की 2 लाख करोड़ की रिसिप्ट आई है, बट एक्सपेंडिचर सरकार को कितना करना पड़ गया? 2,50,000 करोड़ का। तो इससे क्या हो गया? कितना गवर्नमेंट घाटे के अंदर चल रही है? गवर्नमेंट 50,000 करोड़ के क्या कर रही है? घाटे के अंदर चल रही है। तो इसको बोलते हैं हम डेफिसिट, गवर्नमेंट का डेफिसिट बोलते हैं, कि जहां पर जो रिसिप्ट्स होती हैं वो उतनी नहीं होती जितनी की हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं। सरकार के खर्चे ज्यादा हैं एंड जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, और जो रिसिप्ट्स है वो क्या है? कम है। तब कौन सी सिचुएशन अराइज होती है? डेफिसिट की सिचुएशन अराइज होती है। तो जो गवर्नमेंट डेफिसिट है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर बांटते हैं। तो गवर्नमेंट डेफिसिट सबसे पहले है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, और उसके बाद है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारे पास 3 टाइप के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले हमने आज करना है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट मींस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, और हमारे पास क्या होगा? जो रिसिप्ट्स होंगी वो कम होगी और एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, अदरवाइज ये जो चीज होगी ये पॉजिटिव में आ जाएगी हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, या रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे तो ये माइनस के अंदर आ जाएगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव के अंदर आएगा, कि कितना घाटा हमें होता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जिससे ना हमारी कोई एसेट और ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी के ऊपर फर्क पड़े, और रेवेन्यू रिसिप्ट भी वो रिसिप्ट है जिससे हमारी एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब इससे होता क्या है कि अगर ये घाटा होगा हमें, अगर ये घाटा सरकार को होगा, जो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, तो उससे सरकार को कुछ ना कुछ इसकी इंप्लीकेशंस फेस आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सरकार को, कि अगर सरकार को लग रहा है जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, मतलब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए सरकार के? जो एसेट और लाइबिलिटी किसी के ऊपर फर्क नहीं डालते, तो ये हो गए लाइक हमारे सब्सिडीज सरकार को अगर कोई देनी पड़ रही है या कोई वेलफेयर के लिए चीजें लगानी पड़ रही हैं, तो सरकार को सबसे पहला जो इसका इम्प्लीकेशन आएगा, सबसे पहला इस डेफिसिट का जो इम्प्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा? कि सरकार को क्या करना पड़ेगा? अपने वेलफेयर प्रोग्राम को, जो रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर सरकार का पहला इम्प्लीकेशन आएगा, उसको अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि इससे क्या होगा? घाटे की भरपाई होगी, और दूसरा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करनी पड़ेगी बोरोइंग्स, लोन लेना पड़ेगा। किसके लिए लोन लेना पड़ेगा? ताकि वो जो अपना घाटा है उसको इजीली क्या कर सके? कवर कर सके। या तीसरा क्या होगा? सरकार को किसके लिए फोर्सफुल होना पड़ेगा? सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ताकि वो अपना शेयर कुछ बेचे और जो पैसा आएगा उससे उस डेफिसिट को क्या करे? कम करे। देखो एक्सपेंडिचर तो उतना होगा ही होगा, बट रिसिप्ट हमारे पास कम है, तो इससे क्या होगा? सरकार को घाटा आएगा, और इस घाटे को, जो घाटा 50,000 या 60,000 करोड़ का जो घाटा, जो कमी आ गई हमारे पास, उसको पूरा भी तो करना है। तो उसको या तो हम वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको कम कर देंगे, उसका एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, या हम बोरिंग्स करनी शुरू कर देंगे ताकि उस घाटे को हम पूरा कर सके, और या डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो हम अपने शेयर्स बेचकर जो पैसा आएगा उसको इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए लगा देंगे। तो ये था हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, जिससे ना हमारी कोई एसेट ना हमारी कोई लाइबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसको और क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है ना? या जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा वो ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, तब क्या होगा? हमारे पास जो आएगा वो आएगा रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, रेवेन्यू घाटा आएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास उसके बाद जो घाटा है वो है फिस्कल डेफिसिट। ये है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है? टोटल जब एक्सपेंडिचर होगा वो टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होगा, तो अदर देन बोरिंग।
इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, अदर देन बोरिंग, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर एक नंबर के अंदर जरूर पूछते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन टोटल रिसिप्ट, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग्स, बोरिंग को छोड़कर। अब इसको भी देखेंगे कि बोरिंग को क्यों छोड़कर होता है। तो देखो बच्चों, जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा, इस टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास दोनों रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर आ गए, और टोटल रेवेन्यू के अंदर भी हमारे पास रेवेन्यू प्लस कैपिटल टोटल रिसिप्ट्स आ गई। जब हमारा खर्चा जो होगा, जो टोटल गवर्नमेंट का खर्चा होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर रिसिप्ट्स, बट इसके अंदर बोरिंग्स क्यों नहीं इंक्लूड करते। देखो अगर हमारे पास मान लो 2,50,000 करोड़ का घाटा है और 2 लाख करोड़ का हमारे पास है रेवेन्यू रिसिप्ट, हमारे पास टोटल रिसिप्ट, तो हमारे पास घाटा कितने का होगा, 50,000 करोड़ का। तो इस 50,000 करोड़ को पूरा करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। हमें क्या लेना पड़ता है, सरकार से लोन लेना पड़ता है, 50,000 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, जिससे जाके हम इस घाटे को क्या करें, पूरा कर सके। क्योंकि हमारा खर्चा तो 2,50,000 करोड़ का हो गया, बट हमारे पास पैसा कितना है, सिर्फ 2 लाख करोड़, तो 50,000 करोड़ हमें और लगाना पड़ेगा, जिससे हम इस खर्चे को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो वो पैसा कहां से आएगा, वो आएगा बोरिंग से। तो इस वजह से टोटल रिसिप्ट के अंदर बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोरिंग्स हो जाएगा। क्योंकि मतलब जितना भी घाटा होगा, कितना घाटा आया था हमारे पास, 50,000 करोड़ का घाटा आया, तो वो घाटा हमने किससे पूरा किया, अपनी बोरिंग्स, लोन लेकर हमने सरकार से वो पूरा घाटा सरकार वो करेगी। या लोन आरबीआई से ले सकती है, किसी भी बैंक से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है, वो अलग बातें हैं। बट ये चीज ध्यान में रखनी है कि फिजिकल डेफिसिट को हम बोरिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा रिसिप्ट से, तो हमारे पास जो भी कमी आएगी, जो भी घाटा होगा सरकार के पास खर्चे को देने के लिए, वो सरकार बोरिंग्स करके ले लेगी। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज। चलो, तो अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, यानी कि अगर घाटा बढ़ेगा तो सरकार को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो घाटा बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब प्राइस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अच्छा, प्राइस इंक्रीज क्यों करेंगे, देखो जब सरकार क्या करेगी, बोरिंग्स करेगी, आरबीआई से क्या लेगी, लोन लेगी, सरकार आरबीआई से लोन लेगी, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, चीजें उससे क्या होनी शुरू हो जाएंगी, महंगी शुरू होने जाएंगी। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई जो होगा वो मार्केट के अंदर इंक्रीज कर देगा। अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि बोरिंग से मार्केट के अंदर सरकार को ज्यादा एक्सपेंडिचर यानी कि ज्यादा पैसा गिरना पड़ेगा, लोगों के पास ज्यादा डिमांड आ जाएगी। तो उससे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम जो इसके अंदर आएगी हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, नेशनल डेप्ट। सरकार नेशनल डेप्ट, तो दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या हो जाएगा कि देश का क्या बढ़ जाएगा, घाटा बढ़ जाएगा, देश के ऊपर डेप्ट बन जाएगा, जिससे हमारी जीडीपी जो ग्रोथ होगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर डेप्ट बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन करेंगे कि हम अपने डेप्ट पे करेंगे, हम अपने लोन पे करेंगे, तो उससे जीडीपी ग्रोथ को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने तो पैसा ग्रोथ के लिए लगाना था, उसको हम डेप्ट पे करने के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या होगा, हाई फिस्कल डेफिसिट, लो जीडीपी ग्रोथ। हाई फिस्कल डेफिसिट, जितना ज्यादा डेफिसिट बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा जो ग्रोथ होगी वो क्या होती जाएगी, जीडीपी की कम होती जाएगी। जैसे जैसे घाटा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हम बोरिंग्स करने पड़ेंगी, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे हमारी जीडीपी के ऊपर कम पैसा लगेगा, घाटे के ऊपर ज्यादा हम बोरिंग वगैरह करते रहेंगे इस घाटे को ही पूरा करने के लिए। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है वो है क्राउडिंग आउट। ये पॉइंट है हमारे पास, क्राउडिंग आउट। अच्छा, क्राउडिंग आउट का मतलब होता है बच्चे कि जब हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर के पास फंड की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। वो कैसे आएगी, जब जो सारा पैसा गवर्नमेंट बोरो कर लेगी आरबीआई से, क्योंकि घाटा बढ़ रहा है, तो सारा पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा था या बैंकों के पास पड़ा था वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया। तो जो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहां से करेगा, प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं होगा। तो इस वजह से सरकार को कौन सी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्राउडिंग आउट। जब फंड्स जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि सारा ही पैसा गवर्नमेंट अपना क्या कर लेगी, बोरो कर लेगी। और आखिरी क्या होगा, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। पांचवा पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी।
कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी होगी वो क्या होगा, कम हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर किसी सरकार के ऊपर ज्यादा डेप्ट होगा, ज्यादा लोन होगा, तो इंटरनेशनल जो मार्केट्स होंगी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उसे पैसा देने में थोड़ा सा झिझकेंगी। क्यों झिझकेंगी? क्योंकि ऑटोमेटिकली उनके पास ऑलरेडी इतना सारा लोन है, ठीक है ना। जैसे जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है, जो छोटी छोटी कंट्रीज है, उनके ऊपर ऐसा ही होता है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जैसे जैसे वो लोन लेते जाएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले वाले लोन उतारेंगे या बाद वाले लोन उतारेंगे। तो इससे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उनका सबका विश्वास क्या होता जाएगा, सरकार के ऊपर कम होता जाएगा। तो ये सारी फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशंस थी हमारे पास। अच्छा, जो तीसरा आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट मतलब, अच्छा जो प्राइमरी डेफिसिट है ये एक टाइप का मेन डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि इस डेफिसिट के अंदर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा एक्सपेंडिचर के ऊपर घाटा कितना हुआ। देखो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट भी तो हमने इंक्लूड की होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट। तो जो हमने पहले से लोन लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, वो भी एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होगा। तो एक्चुअल में जो फिस्कल घाटा आया, मान लो हमारे पास 2,50,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर था और 2 लाख करोड़ का क्या था, तो हमारे पास टोटल डेफिसिट कितना आया, 50,000 करोड़। बट जो ये इंटरेस्ट की पेमेंट थी इसमें से वो 20,000 करोड़ तो हमने इंटरेस्ट का ही दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था इंटरेस्ट की पेमेंट का? 20,000 करोड़ रुपया। तो एक्चुअल के अंदर जो प्राइमरी डेफिसिट होगा, जो प्राइमरी डेफिसिट होगा यानी कि जो मेन खर्चा करके एक्सपेंडिचर, जो गुड्स प्रोडक्शन करके जो हमारे पास घाटा आया, वो 50,000 नहीं होगा, वो होगा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट की। भाई 20,000 तो हमें इंटरेस्ट का ही, जो पहले का लोन लिया हुआ है उसी की पेमेंट करनी है। तो एक्चुअल में जो घाटा होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा, वो होगा 30,000 होगा। तो इस चीज को ध्यान से देखना है कि अगर हमारे पास 2,50,000 करोड़ का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा और 2 लाख करोड़ की इनकम होगी, तो 50,000 करोड़ का क्या होगा, घाटा हो गया। बट जो हमने खर्चा किया था, टोटल एक्सपेंडिचर किया था, इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड थी 20,000 करोड़ की। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन डेफिसिट आएगा, प्राइमरी डेफिसिट आएगा, वो आएगा 50,000 करोड़ माइनस 20,000 करोड़, और वो आएगा 30,000 करोड़। उसका कारण ये है कि जो ये घाटा है, जो ये इंटरेस्ट की पेमेंट है, ये तो पिछले लोन की पेमेंट है। जो एक्चुअल में हमने एक्सपेंडिचर देखना है कि एक्चुअल में हमें घाटा कितना हुआ, वो हुआ 30,000 करोड़ का हमें क्या हुआ, घाटा हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास बजटरी डेफिसिट की। डेफिसिट बजट के अंदर कितने डेफिसिट होते हैं? 3 टाइप के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट मतलब होगा जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट की। जितना सरकार का खर्चा उतने ही उसके पास क्या आ रही है, रिसिप्ट आ रही हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास बैलेंस बजट होगा। तो इससे सरकार को क्या होगा कि कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। इसकी मेरिट क्या होगी सरकार को, कि कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा, किसी भी प्रकार का कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा, और मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सरकार की रह रही है कि कोई भी लोन वगैरह कुछ भी देना नहीं पड़ रहा और ऑटोमेटिकली सब कुछ काम चल रहा है। बट इसके जो नुकसान होंगे, देखो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज हैं, वहां पर डेफिसिट होना जरूरी है। उसका कारण क्या है कि अगर डेफिसिट होगा, सबसे पहले इसके डीमेरिट्स देखते हैं। इसका डीमेरिट क्या होगा कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए ये बैलेंस बजट सही नहीं है। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट रिसिप्ट से। मतलब कि जो अगर सरकार खर्चा ज्यादा करेगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, और उससे जो लोगों को बहुत सारा क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। तो इससे नुकसान क्या होगा बैलेंस बजट का, कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा हमारे पास इसका जो सबसे बड़ा नुकसान आएगा वो क्या आएगा, कि जो बैलेंस बजट है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि वही वाली बात कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सही नहीं है। कि अभी तक जो कंट्री डेवलपिंग है या लेस डेवलप्ड है, उनके लिए जो इक्वल बजट होगा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें एक्सपेंडिचर अपनी डिमांड को ज्यादा करना है। डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट में काम ज्यादा आएगा, काम ज्यादा आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और उनकी जीडीपी भी क्या होगी, ग्रोथ करेगी। जीडीपी की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो ये तो था बैलेंस बजट। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस बजट की।
तो अनबैलेंस बजट, अच्छा अनबैलेंस बजट आगे दो टाइप का है, अनबैलेंस्ड बजट ये भी आगे दो टाइप का है। पहला टाइप तो है ये सरप्लस बजट और दूसरा है हमारे पास डेफिसिट बजट। देखो अगर तो है हमारे पास सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज्यादा हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा। और डेफिसिट बजट कौन सा होगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा गवर्नमेंट की रिसिप्ट से। तो ये दोनों देखो दोनों चीजें अनबैलेंस्ड हैं, इक्वल तो है ही नहीं। बट सरप्लस के अंदर क्या होगा कि रिसिप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो इसका फायदा क्या होगा, अच्छा रिसिप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है प्राइसेस ज्यादा राइज कर रहे हैं, तो ये उस सिचुएशन के लिए क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस राइज कर रहे हैं, अब सरकार क्या करेगी, टैक्सेस वगैरह बढ़ा देगी और एक्सपेंडिचर को क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उससे जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम, ठीक कर सकते हैं, फायदेमंद रहेगा। और सरकार अपने जो कलेक्शन होगी टैक्स की कलेक्शन वगैरह वो इंक्रीज कर देगी और उससे लोगों के हाथ में जो पैसा होगा वो कम चला जाएगा और मार्केट में पैसा कम फ्लो होगा, तो इन्फ्लेशन जो प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होती है वो मेन अराइज ही इसी वजह से होती है कि मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट रिसिप्ट ज्यादा कर रही है अपनी, यानी कि सरकार लोगों से ज्यादा पैसा खींच रही है और खर्चा उस बदले में कम कर रही है, तो इट मींस इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फायदा होगा। बट इसका डीमेरिट क्या है, इसका नुकसान ये होगा कि जो मार्केट है उसके अंदर जो डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हो सकती है। वही लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होंगी वो इस सिचुएशन को फॉलो नहीं कर सकती हैं और इससे क्या होगा, जो जीडीपी होगी वो कम हो जाएगी सरकार की, फॉल इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इसके अगर फायदे भी हैं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करती है, बट इसके नुकसान भी हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा है हमारे पास डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट के अंदर हमारे पास जो चीज आएगी उसके अंदर होगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसके फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह लोगों को ज्यादा मिल रही है या मार्केट के अंदर जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, रिसिप्ट्स कम है, मतलब सरकार कम ले रही है और ज्यादा लगा रही है, तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रही है। डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी तो लोगों को काम मिलेगा, मार्केट के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगी। बट इसके डीमेरिट्स क्या है, इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये सिचुएशन होगी हमारे पास कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से क्या होगा, वही वाली बात कि इन्फ्लेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आ रहा है, सरकार ले कम रही है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा तो उनकी पेइंग कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ेगी, पेइंग कैपेसिटी। और वो एक ही चीज, देखो रिसोर्स तो कम है तो उसी चीज के लिए वो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज हो जाएंगे कि डिमांड कम है बट पैसे की सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो मार्केट के अंदर जो होगा रेट वो इंक्रीज कर जाएंगे। सेम चीज को जो पहले हम 10 की लेते थे हमें 12 की या 15 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम जा रहा है, खर्चने के लिए ज्यादा आ रहा है मार्केट के अंदर, उनके हाथ में ज्यादा पैसा बच रहा है। तो ये है मेन प्रॉब्लम हमारी डेफिसिट डिमांड की। तो बच्चों इस चैप्टर ये खत्म हो गया है, इस चैप्टर के अंदर हमने इसके सारे पॉइंट्स कर लिए हैं कि कैसे कैसे हम बजट को बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस करेंगे, बजट के कंपोनेंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसका डेफिसिट कैसे कम होगा, कैसे ज्यादा होगा। तो थैंक यू बच्चों।